बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक। लोकसभा 2024 चुनाव की तैयारियों पर मंथन। बैठक में बनेगी रणनीति। हेमकुंड साहिब के खुले कपाट। अरदास के साथ खुले कपाट। पंच प्यारों की अगुवाई में श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना। 25 मई से दून दिल्ली के बीच चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। सिर्फ 3 घंटे का होगा सफर। पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ। 200 साल की हुई पर्यटन नगरी मसूरी। टाउन हॉल में कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज रहे मौजूद। प्रदेश के 6 जिलों में आज बारिश के आसार। मैदानी इलाकों में गर्मी से मिलेगी राहत। 4 धाम यात्रा में मौसम बना विलय। तारगंज पुलिस के शिकंजे में अवैध हथियार रखने वाले शख्स। पुलिस ने आर्म्स एक्ट में दर्ज किया मुकदमा। जोडार में 2 पक्षों में हुआ था विवाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ उमादित्य द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 मई को उत्तराखंड को वंदे भारत ट्रेन की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री धामी ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मोदी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड की विकास यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है। 25 मई को प्रधानमंत्री के कर कमलों से उत्तराखंड को वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। ये ट्रेन दून से नई दिल्ली के बीच चलेगी। पीएम मोदी ऑनलाइन इस ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। दून में धामी भी ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। रेल मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमको जो है वंदे मातरम जो एक्सप्रेस है उसकी सौगात मिली है। उसके मिलने से कहीं ना कहीं जो आने जाने वाले दिल्ली तक यात्रा करने वाले लोग हैं उन सभी को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। हमारे यहाँ पर यात्रा भी चल रही है, यहाँ पर पर्यटक सीजन भी चल रहा है। उस सीजन में भी और जो 12 महीने का जो काम है उस 12 महीने के काम में आने जाने वाले लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी। सबका मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। भाजपा मुख्यालय देहरादून में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में महाजन संपर्क अभियान के कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए तारीखों को मंजूरी दी गई। पार्टी ने संबंधित कार्यक्रमों को लेकर संयोजक भी नामित तो कर दिए हैं। भाजपा ने चुनाव की तैयारियों के क्रम में भाजपा कार्यकर्ता जून से जमीनी स्तर पर काम शुरू कर देंगे। इसके तहत विधानसभा स्तर पर वरिष्ठ कार्यकर्ता व विभिन्न वर्गों समेत सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों और व्यापारियों के सम्मेलन करने का फैसला लिया गया। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दावा किया कि अपने कार्यकर्ता के बूते भाजपा प्रदेश में लोकसभा की 5 सीटें जीतकर हैट्रिक बनाएगी। जनता पार्टी की केंद्र की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने 9 सालों का कालखंड पूरा किया है और इस 9 साल के कालखंड में अभूतपूर्व निर्णय लिए गए हैं। ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो आम जनता को, सामान्य जनता को, गरीबों को, पिछड़ों को और जो समाज के अंतिम छोर में लोग रहते थे उन सबको जिन योजनाओं की आवश्यकता थी, जिन नीतियों की आवश्यकता थी, जिन कार्यक्रमों की आवश्यकता थी वो सारे कार्यक्रम इन 9 सालों में देश की जनता को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में समर्पित किया गया है। तो उन सबको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। लोकसभा वाइज, विधानसभा वाइज, बूथ सशक्तिकरण, हमारा महासंपर्क अभियान और सरल ऐप के माध्यम से, नमो ऐप को प्रमोट करने के माध्यम से, तो ऐसे अनेकों कार्यक्रम आज संगठन के निर्धारित हुए हैं, उन सबको सफल बनाएंगे। की दृष्टि से हमारी पदाधिकारी बैठक थी और लक्ष्य एक ही रखा कि उत्तराखंड के अंदर 51% वोट, चाहे वो नगर पालिका चुनाव हो, चाहे हमारे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे बागेश्वर का उपचुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी 51% वोट मत कैसे प्राप्त कर सकती है उस दृष्टिकोण के कार्यक्रम की रचना हमने की है। इसमें हमने मुख्य रूप से अपने सांसदों पर केंद्रित कार्यक्रम का स्वरूप दिया है।
अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पर्यटन नगरी मसूरी को 200 साल पूर्ण होने पर नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा टाउन हॉल में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही मसूरी शहर को अपना योगदान देने वाले विभिन्न लोगों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और अमित कुमार भट्ट, महानिदेशक इंडियन स्पेस नई दिल्ली और मसूरी को बसाने वाले कैप्टन यंग के परिजनों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर कैप्टन यंग की पोती रिचिल मागोवन ने मसूरी के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा संकलित किए गए चित्रों को प्रदर्शित किया और मसूरी के गौरवशाली इतिहास पर विस्तार से बात की। इस मौके पर मसूरी शहर को अपना विशेष योगदान देने वाले विभिन्न लोगों को सम्मानित किया गया। रामनगर दोपहर नेशनल हाईवे 309 काशीपुर रामनगर मार्ग पर ग्राम पीरू मदारा क्षेत्र में एक गेहूं की बोरियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली टेम्पो के ऊपर पलटने से हड़कंप मच गया। इस दुर्घटना में टेम्पो में चालक सहित 2 लोग सवार थे, जिसमें टेम्पो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया जबकि दूसरा यात्री सुरक्षित रहा। घटना के बाद आसपास मौजूद लोग व पुलिस द्वारा घायल टेम्पो चालक को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। देखिए, उस समय पूर्व धामी सरकार द्वारा एक फरमान जारी किया गया कि जो अवैध मजार और मंदिर हैं उन जो फॉरेस्ट के लैंड पर बने हुए हैं और जो अवैध अतिक्रमण किए गए हैं उस अतिक्रमण को अतिशीघ्र शासन प्रशासन हटाए, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिसके क्रम में कई मजार और मंदिर यहाँ से हटाए गए, लेकिन लोगों ने उसका विरोध नहीं किया क्योंकि वो अतिक्रमण था, इसलिए विरोध नहीं किया। लेकिन आज एक 3-4 दिन से एक भूचाल सा रामनगर में आया हुआ है। यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 9 विभाग इसमें चिन्हित किए गए हैं और विभागों से ये कहा गया है कि आपकी जमीन पर जितना भी अतिक्रमण हो, चाहे लोग उसमें रह रहे हो, मकान बनाए हो। सर, ये मेरे फ़ोन आया था घर पे, ये पापा के नाम फ़ोन से आया था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप महिपाल लड़के बोल रहे हैं। मैंने कहा सर हाँ। तो उन्होंने कहा आपके पापा का एक्सीडेंट हो गया है पीमदारा रोड पर, ठीक है। तो यहाँ पर आया मैं सिविल हॉस्पिटल। सितारगंज पुलिस ने 2 अवैध बंदूकों के साथ ग्राम जोढ़ार से गिरफ्तार किया है। वहीं सितारगंज पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्त के आर्म्स एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। वहीं सितारगंज क्षेत्राधिकारी ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि सितारगंज पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम जोढ़ार में 2 पक्षों के मध्य में विवाद हो रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रभारी निरीक्षक भूपेंद्र सिंह ब्रजलाल के आदेशानुसार SSI विनोद फरत्याल ने पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। वहीं पुलिस को मौके पर पहुंचते देख मौके से लोग भागने लगे। वहीं सितारगंज पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्त जोध सिंह द्वारा भागने वाले व्यक्ति को स्वयं का भाई जसविंदर सिंह बताया है। साथ ही पुलिस को साथ में दोनों बंदूकों का लाइसेंस नहीं होने की बात बताई गई है। जमीनी विवाद में लेके हो हल्ला हो रहा है, कोई भी घटना अपने घटित हो सकती है। इस पे फौरन ही कोतवाल सितारगंज द्वारा अपनी टीम को SSI को भेजा गया। मैं टीम के वहाँ पहुंचे, उन्होंने उस विवाद को थाम लिया और कोई भी घटना होने से पहले ही एक क्या कहते हैं जोध सिंह था, उसको गिरफ्तार कर लिया। उससे बंदूक बरामद हुई और 4 कारतूस बरामद हुए और एक जो उसके साथ साथी था उसका वो भाग गया राइफल फेंक के, तो उसको भी कब्जे में लिया गया। दोनों के खिलाफ जो है शस्त्र अधिनियम के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्लास्टिक से निर्मित कचरे पर प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने अर्बन डेवलपमेंट को पूर्व के आदेशों का सख्ती से पालन कराने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने केदारनाथ यात्रा के दौरान जिस तरह प्लास्टिक की बोतलों पर रिफंडेबल क्यूआर कोड लगाया जा रहा है, उसी तर्ज पर मैन्युफैक्चर लेवल पर क्यूआर कोड लगाया जाए। कोर्ट की खंडपीठ ने यह भी निर्देश जारी किए हैं कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही ग्रामीण सड़क योजना पर सड़क निर्माण में प्लास्टिक वेस्ट का उपयोग किया जाए। वेस्ट मैनेजमेंट की मॉनिटरिंग लगातार कोर्ट इस मामले में कर रही है और पिछले जो आदेश थे कोर्ट के 20 मार्च के, आज उसके अनुपालन के लिए कोर्ट ने हेयरिंग में ये पाया कि पूर्व के आदेशों में कुछ आदेशों का पालन नहीं किया, जिस पर डायरेक्टर अर्बन डेवलपमेंट को डायरेक्ट किया गया है। और साथ में कोर्ट ने ये भी डायरेक्शन दी है कि जो केदारनाथ ट्रैक पे वर्तमान में डिजिटल रिफंड सिस्टम प्लास्टिक वेस्ट जैसे बोटल्स पे लागू किया जा रहा है, क्यूआर कोड लगाया जा रहा है, उसको पूरे स्टेट में इंप्लीमेंट किया जाए। और स्टेट गवर्नमेंट को ये भी डायरेक्ट किया है कि वो ये भी इंश्योर करे कि मैन्युफैक्चरर लेवल पे ऐसे क्यूआर कोड लगाए जाएं जिसमें कि प्लास्टिक वेस्ट, बोतल, पैकेजिंग और जो भी और मटेरियल है उस पर जो क्यूआर कोड लगा होगा। कालाढूंगी नगर पंचायत का दायरा बढ़ाने को लेकर कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। नगर पंचायत कालाढूंगी का दायरा बढ़ने पर बंदोबस्ती और छोटी हल्द्वानी गांव को अब निकाय में शामिल किया जाएगा। मामला दो नए गांवों से जुड़ा है, जिसके शामिल होते ही निकाय और उसकी राजनीति का दृष्टिकोण बदलना तय है। इसी संबंध में कालाढूंगी बीजेपी कार्यकर्ताओं और नगर पंचायत पदाधिकारियों ने कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत से मिलकर नगर पंचायत कालाढूंगी के विस्तारीकरण पर उनका आभार व्यक्त किया है। यहाँ से आ रही फोटो। कालाढूंगी नगर पंचायत के हमारे जितने भी जनता है, कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, चेयरमैन हैं, सबकी ये मंशा थी कि कालाढूंगी का क्षेत्र जरा बड़ा किया जाए। बहुत छोटा क्षेत्र हो गया, तो उससे लोगों को सुविधा भी मिलेंगी। जो ग्रामीण क्षेत्र उसमें शामिल होंगे उसमें सीवर लाइन, स्ट्रीट लाइट और सफाई की सब सुविधा मिलेंगी। तो इसको देखते हुए हमने फिर उसका प्रस्ताव किया था और आज बड़ी खुशी की बात है कि कल के कैबिनेट में पुष्कर धामी जी की अध्यक्षता में जो माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट हुई है उसमें वो प्रस्ताव पास हो गया है। हमने कालाढूंगी माननीय विधायक बंशीधर भगत जी से उनके निवास स्थान पर जाकर उनको बधाई दी और उनका धन्यवाद हमने कालाढूंगी क्षेत्र की जनता ने करा। साथ में जो कालाढूंगी छोटी हल्द्वानी एवं छोरा जाली के जो दो गांव नगर पंचायत में कालाढूंगी में विस्तारीकरण करे हैं, उनको नगर पंचायत की मूलभूत सुविधाएं इस क्षेत्र में बढ़ जाने से उनको मिलेंगी। और इसी हर्ष के साथ आज हम कालाढूंगी विधायक जी के निवास स्थान पर गए और समस्त क्षेत्र कालाढूंगी क्षेत्र जनता में इस विषय को लेकर काफी हर्षोल्लास है। समस्त हमारे ग्राम सभा जो छोटी हल्द्वानी है, कालाढूंगी बंदोबस्ती के समस्त ग्रामीण और हमारा शिष्टमंडल जो है विधायक जी के पास मुलाकात करने गया था। बहुत लंबे समय से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की मांग थी, जैसा कि उनके यहाँ विकास अवरुद्ध हुआ था और ग्रामीण क्षेत्रों में जो है सड़कें बिल्कुल अभाव सड़कों का और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं होती है, वहाँ नालियाँ उनके वहाँ नहीं होती हैं और काफ़ी समस्या है उन लोगों को, सफाई की कोई व्यवस्था वहाँ नहीं रहती है। तो उसी क्षेत्र में हमारे विधायक जी से लगातार ग्रामवासियों ने एक मांग रखी थी कि हम लोगों को जो है शहर में शामिल करें और वही आज हमारे विधायक जी के अथक प्रयासों से ऐसा हुआ है कि कैबिनेट की मोहर इसमें लग गई है और जो है कल हमारा छोटे हल्द्वानी क्षेत्र कालाढूंगी बंदोबस्ती के जो भी हमारे क्षेत्र हैं उन सबको जो है नगर पंचायत में ले लिया गया है। उत्तराखंड के 6 पहाड़ी जिले जिसमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिले में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक इन जिलों में 23 मई तक हल्की बारिश हो सकती है। राज्य के अन्य इलाकों में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले दिनों में मैदानी इलाकों में तापमान 36 डिग्री तक रह सकता है। बीस तारीख है या 21-22 भी है तो मिलेंगे जो, तो 21-22 में तो हो सकता है छुटपुट और भी जगह मिल जाए, लेकिन जब आप 23-24 तारीख में जाएंगे
तो 23 तारीख से जो एक्टिविटी वो बढ़ने वाली है। तो 23 तारीख से जो रेन थंडरस्टॉर्म है कुछ जगहों में आपको प्रदेश में देखने को मिल जाएंगे, हल्की से मध्यम तक की उनकी जो इंटेंसिटी वो देखने को मिलेगी। और आगे देखें 24 से लेके और 27-28 तक भी जो है तो एक्टिविटी वो कंटिन्यू करने वाली है। जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है 24, 25 या 26 में, तो उसमें जो है उसका थोड़ा पीक भी रहेगा। तो थंडरस्टॉर्म से मेनली जो चीज़ें वो देखने को मिलेंगे और बारिश भी हल्की से मध्यम तक की उसमें देखने को मिल रही है। छोटा सा ब्रेक, जल्द होंगे हाजिर। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। होने वाले लोकसभा चुनाव और बागेश्वर उपचुनाव के लिए सभी दल तैयारियों में जुट गए हैं। राज्य में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बागेश्वर उपचुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा है। एक तरफ जहां कांग्रेसी कर्नाटक चुनाव से मिली जीत से उत्साहित है, तो दूसरी तरफ भाजपा का दावा है कि दिवंगत कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के द्वारा बागेश्वर में कराए गए विकास कार्यों की बदौलत भाजपा बड़े अंतर से इस उपचुनाव को जीत लेगी। इतना ही नहीं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने विपक्ष से अपील करते हुए कहा कि विपक्ष को उम्मीदवार नहीं उतारना चाहिए, क्योंकि भाजपा की भारी बहुमत से जीत तय है। वहीं भाजपा ने बागेश्वर के साथ ही लोकसभा चुनाव को जीतने की रणनीति पर भी मंथन शुरू कर दिया है। इसके लिए 2 दिनों तक प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है, जिसमें 30 मई से होने वाले पार्टी के महाजन संपर्क अभियान की रूपरेखा पर चर्चा के साथ ही इसके लिए जिम्मेदारियां दी जाएगी। साथ ही आगामी चुनावी रणनीति पर मंथन किया जाएगा। उत्तराखंड में अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और उससे पहले बागेश्वर उपचुनाव के लिए सभी दल तैयारियों में जुटे हैं। राज्य में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बागेश्वर उपचुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा है। एक तरफ जहां कांग्रेसी कर्नाटक चुनाव में मिली जीत से उत्साहित हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा का दावा है कि दिवंगत कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के द्वारा बागेश्वर में कराए गए विकास कार्यों की बदौलत भाजपा बड़े अंतर से इस उपचुनाव को जीत लेगी। इतना ही नहीं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने विपक्ष से अपील करते हुए कहा कि विपक्ष को उम्मीदवार नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि भाजपा की भारी बहुमत से जीत तय है। वहीं कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया है। मुझे लगता है निर्विरोध जीतेंगे। अगर निर्विरोध चुनाव जीतने का भारतीय जनता पार्टी अपना क्रम तैयार किया है और अच्छा होगा। मैं तो सभी राजनीतिक दलों से अपील भी करूंगा कि बड़ी हार के लिए उनका कोई प्रत्याशी तैयार होने वाला भी नहीं है और हम बागेश्वर चुनाव भारतीय जनता पार्टी कोई लड़ेगा तो प्रचंड बहुमत से जीतेगा। और लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है, जिस प्रकार का चंदन रामदास जी का वहाँ का कार्य था, उनके खिलाफ उनके उस विधानसभा के अंदर कोई भी दल चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं। पूरी तरह से कांग्रेस की तैयारी है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अपने पैरों के नीचे से जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। तभी तो इतना हास्यास्पद बयान आज महेंद्र भट्ट का समाचार पत्रों में छपा है कि विपक्ष को अपना कैंडिडेट उतारना ही नहीं चाहिए। सिंपैथेटिक ग्राउंड्स पे वो ये गुहार लगा रहे हैं विपक्षी पार्टी से कि अपना कैंडिडेट मत दीजिए। ये कोई बात हुई? हम निखालिस राजनीति कर रहे हैं, ऐसे में आपने कहां अपने कैंडिडेट्स नहीं उतारे? जरा भारतीय जनता पार्टी बताए ना कि कहीं पर भी जहां चुनाव हो रहे हो वहां कहीं वो पीछे हटी है क्या? ऐसे में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से, पूरी दमखम से इस चुनाव को लड़ेगी और आप देखिएगा कि जीतेगी भी जरूर। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले होने वाले बागेश्वर उपचुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा है। वहीं राज्य में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए सत्ताधारी दल बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में हारी हुई 23 विधानसभाओं पर विशेष फोकस करने के साथ ही प्रदेश भर में 30 मई से महाजनसंपर्क अभियान चलाने का निर्णय लिया है। बीजेपी ने पार्टी के महाजनसंपर्क अभियान की रूपरेखा पर चर्चा के साथ ही लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम 3 माह पूर्व में इन कार्यक्रमों का अनाउंसमेंट हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी महासंपर्क अभियान के माध्यम से बूथ स्तर पर हमारे नेता, पदाधिकारी, मंत्री, कार्यकर्ता संपर्क करेंगे, प्रवास करेंगे। कर्नाटक चुनाव के बाद इसका कार्यक्रम होना था, ये भी बहुत पहले से तय था।
30 जून से लेकर मई से लेकर जून के मध्य ये कार्यक्रम होना है। इसमें प्रधानमंत्री जी पूरे देश में जनसभा करने वाले हैं, रैली करने वाले हैं, वर्चुअल के माध्यम से कार्यकर्ताओं के साथ एक साथ जुड़ने वाले हैं। प्रदेश स्तर पर जो पदाधिकारी हैं, प्रदेश की जो टीम है, उनका प्रवास होने वाला है। सभी मंत्री, सभी विधायक और सभी सांसद अपने अपने क्षेत्रों में अपने बूथों पर संपर्क करने वाले हैं। जो बूथ कमजोर हैं उन बूथों पर प्रवास करने वाले हैं। तो ये पूर्व नियोजित कार्यक्रम था। कुल मिलाकर 24 के दंगल और बागेश्वर उपचुनाव को फतह करने के लिए बीजेपी कांग्रेस अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इन सबके बीच कर्नाटक चुनाव के लिए आए नतीजों ने विपक्ष दलों में नई ऊर्जा का संचार किया है। सवाल यह है कि क्या कर्नाटक में कांग्रेस को मिली जीत कांग्रेस उत्तराखंड में भी दोहरा पाएगी? क्या बागेश्वर उपचुनाव के नतीजे 24 में होने वाले लोकसभा चुनाव की स्थिति को भी साफ कर देगा? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। लक्सर में हाईकोर्ट के आदेश पर तहसील प्रशासन ने तालाब की भूमि पर पैमाइश कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंतिम रूप दे दिया है, जिसमें मौजूदा ग्राम प्रधान सहित दर्जनों लोगों के आशियाने को चिन्हित किया गया। आपको बता दें, अकौड़ा कला उर्फ औरंगजेबपुर गांव में पिछली योजना में सलीम की पत्नी ग्राम प्रधान थी। वहीं इस योजना में भी सलीम के बेटे की पत्नी ग्राम प्रधान है। गांव के ही जगपाल ने वर्ष 2012 में तहसील मुख्यालय में शिकायत कर बताया था कि गांव के सलीम, खलील, इस्लाम व सलीम ने तालाब की भूमि पर कब्जा कर अपने मकानों के निर्माण कर रखे हैं। इसकी जानकारी मिलते ही गांव के सैकड़ों ग्रामीण मौके पर पहुंच गए तथा उन्हें टीम को वर्षों पहले उक्त भूमि पर मकान बनाए जाने की जानकारी दी। राजस्व कानूनगो पंकज सिंह ने बताया कि खसरा नंबर 157 की भूमि की पैमाइश का कार्य पूरा कर लिया गया है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वेस्ट प्रशासन से कि जो इसकी जद में है, देखो वो तो मजबूरी है, लेकिन जो नहीं है इसकी जद में, बेफिजूल जो जिनको लगाया जा रहा है बस उनको बचाया जाए, क्योंकि एक इंसाफ होना चाहिए सही तरीके से। जो भी उच्च न्यायालय का आदेश होगा उसका तो सम्मान किया जाएगा। हमने अब दोबारा पैमाइश के लिए बोला था एसडीएम साहब को, आज तीसरी बार पैमाइश हो रही है और जो भी होगा हम उससे संतुष्ट हैं, उसके आभारी रहेंगे। और दूसरा सर हम ये कहना चाहेंगे कि गांव में और भी चीज़ हैं, और भी तालाब हैं, रास्ते भी हैं, नाले भी हैं, उन सबकी पैमाइश हो। कोटा औरंगजेबपुर तहसील लक्सर में एक जोहड़ है जिसमें कुछ व्यक्तियों के द्वारा अवैध अतिक्रमण किए जाने पर PIL इसी गांव के किसी व्यक्ति के द्वारा दायर की गई थी, जिसके आधार पर जोहड़ की पैमाइश की गई है और कुछ परिवारों पर 122B की कार्रवाई भी पूर्व में हो चुकी है। और आज पुनः इसको अंतिम रूप से इसकी पैमाइश कर दी गई है कि कितने मकान जोहड़ के अंतर्गत आ रहे हैं। तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में जो अतिक्रमण पाया गया उसको हटाया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।